दोस्तों, मैं एक और कहानी यहाँ पर बताऊंगा और ये दूसरी कहानी भी रियल स्टोरी है किसी नेटवर्कर की। आप इनका नाम शायद जानते होंगे। मैं नाम लेना चाहूंगा, हालांकि ये दूसरी कंपनी से हैं, बट फिर भी हम सबका स्वागत करते हैं। वो सब लोग जो हमारी फ्रेटर्निटी से हैं, जो इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री से हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं इनको गुरु मानता हूं अपना। ये है डॉक्टर सुरेखा भार्गव। डॉक्टर सुरेखा भार्गव अभी इंडिया में रिचेस्ट लेडी नेटवर्कर हैं। मैं इनकी एक स्टोरी सुन रहा था, उसमें इन्होंने बताया कि कितनी अधिक शक्ति होती है अपने अवचेतन मन को, अपने इस दिमाग को प्लान करके, ट्यून करके। जैसे मैं थोड़ा सा फिर से पीछे जाऊं और बता दूं, मैंने बेसिकली क्या किया था। यकीन मानिए, सिर्फ 2 घंटे सो करके, और वो भी सिर्फ बस में। आदमी नॉर्मल तरीके से नहीं रह सकता है, लेकिन चूंकि मैंने अपने दिमाग को ट्यून कर दिया था, मैंने अपने दिमाग को कह दिया था कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। जो चेतन मन मेरा है, यानी कि जो सामने वाला मेरा कॉन्शियस माइंड है, उसने कहा ये तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, ऐसा भी होता है क्या। और चेतन मन जो चाह रहा था कि नहीं मुझे ये करना है, मैंने क्या किया कि दोनों के बीच में एक सिंकिंग कर दिया, दोनों को एक साथ बैठाया, दोनों से एक साथ बातें करी और दोनों को समझा दिया कि भाई अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है, अगर कुछ अचीव करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे से सामंजस्य रखो, तालमेल रखो, और तभी हो पाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि ये कुदरत का करिश्मा ही है, ऊपर वाले का, ये परवरदिगार का ये आशीर्वाद है, जो उन्होंने इतनी शक्ति दी कि 2 महीने तक बिना आराम किए हुए, बिना सोए हुए, और मैं लगातार ये कर पाए। शायद आज मुझे करने को दिया जाए तो मैं ना कर पाऊं। अभी अगर 1-2 रात पूरी जग जानी होती है, जगना होता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे मैं बहुत थक गया हूं। तो जब आप ऐसा कुछ ठान लेते हैं ना, जब आप अपने इस दिमाग को समझा लेते हैं, फिर शक्ति अपने आप आ जाती है। ये अवचेतन मन की और चेतन मन की जो बात हो रही है ना, सब कुछ दिमाग का खेल होता है दोस्तों। बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैंने सेशन लिया था इसके ऊपर। जी हाँ, आपको सिर्फ अपने दिमाग को ट्यून करना है, दिमाग को आपको प्रोग्राम करना है, उसका गुलाम नहीं बनना है, उसको गुलाम बनाना है। ऐसा बोला जाता है कि जो दिमाग होता है ना, योर माइंड इज अ वेरी गुड स्लेव बट वेरी बैड मास्टर। अगर वो मास्टर बन गया और वो आपको अपना गुलाम बना लिया, तो आपसे कुछ भी करा सकता है। वही अगर आपने उसको अपना गुलाम बना लिया, तो आप जो चाहें वो उससे करा सकते हैं। चुपचाप आपकी बातों को फॉलो करेगा। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, मैं दूसरी कहानी ऐड करूंगा जिनका नाम मैंने लिया डॉक्टर सुरेखा भार्गव का। ये उनकी कहानी है। वो बता रही थी कि एक बार ऐसे ही हुआ, जब शुरुआती दौर में उनके पास कुछ भी नहीं था। वो एक बार किसी मीटिंग के सिलसिले में वो जा रही थी, और जाते जाते फ्लाइट में थी वो, और जिस मैगजीन को उन्होंने पलटा, वहां पर उस मैगजीन में एक लेडी का फोटो बना हुआ था, जो नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और डायमंड का एक नेकलेस पहनी हुई थी, और हाथ में लैपटॉप वाला बैग लेकर के खड़ी थी। ऐसा कुछ पोज था। इनकी खासियत ये है कि ये चीजों को विजुअलाइज बहुत अच्छे से करती है। जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन के ऊपर, जो किसी भी इंसान के लाइफ में जरूरी होता है, तो मैडम की खासियत ये है कि चीजों को विजुअलाइज बहुत करती है। अब इन्होंने विजुअलाइज अपने आप को वहां पर कर लिया कि वाह कितनी सुंदर साड़ी है। और जैसा उन्होंने बताया कि ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर उनका फेवरेट, मतलब बहुत ही पसंद उनको वो कलर। उन्होंने देखा उस सीन को, और उस सीन में उन्होंने अपने आप को रख लिया। इसी तरीके से एक दिन मैं भी किसी एयरपोर्ट पर खड़ी रहूंगी, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, नेवी ब्लू साड़ी पहन करके, हाथ में लैपटॉप का बैग लेकर के, और गले में डायमंड का नेकलेस पहन करके। और ये तब की बात थी जब उनके पास इतना सब कुछ भी नहीं था। ना ही वो डायमंड का नेकलेस था, ना ही वो साड़ी थी। चलो साड़ी तो कोई खरीद ले, लेकिन ये जो पूरा जो माहौल था, और सबसे बड़ी बात कि मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है। उनकी कंपनी इंटरनेशनली नहीं थी, उनको सिर्फ नेशनल यानी इंडिया में ही काम करना था। लेकिन देखिए, होता है ना कि जब आप अपनी इस इच्छा को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस कायनात में छोड़ देते हैं, तो फिर पूरी कायनात आपको हेल्प करने में लग जाती है, आपको उसे हासिल कराने में लग जाती है। अब देखिए कहानी यहाँ से कैसे बननी शुरू होती है। एक तरफ एकदम से अनसर्टेनिटी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब शुरू होगा, इंटरनेशनली कब वो काम करना शुरू करेंगे, कब ये ऐसा मौका आएगा, पता नहीं। बट उन्होंने मन में ठान लिया, और उन्होंने इसके अंदर एक बात और डाल दी कि नेवी ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, लेकिन अगली नेवी ब्लू साड़ी मैं तभी पहनूंगी जब मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जाऊंगी।
अब देखिए दोस्तों, आपका कोई फेवरेट है और उसको आपको यहाँ पर छोड़ने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि मैं उसको तब तक नहीं पहनूंगी, मैं उसको उस कपड़े को तब तक नहीं पहनूंगी जब तक मैं उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ना चली जाऊं। और बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें चलती रही। ऑफ कोर्स ये सिलसिला आगे बढ़ते रहा, कुछ समय लगा इसमें। हुआ क्या कि उन्हीं के टीम के कुछ लोग, जो कि हालांकि बहुत बड़ा इंटरनेशनल तो ये नहीं था, बट पोखरा इन द सेंस नेपाल, यानी कि नेपाल के कुछ लोग थे जो उनकी टीम के लोग थे। उन्होंने कहा कि मैडम, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर नेपाल में आए, पोखरा में आए और आकर के हमारे लिए कॉन्फ्रेंस करें। हमने आपको सुना है, आपको देखा है, जाना है। देखिए, इन्होंने अपने आप से प्रॉमिस क्या किया था कि मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने समय ये ब्लू कलर की साड़ी को पहनना है। मौका बन गया। अब जैसे ही इनको ये मौका मिला, इसके बाद से ये तैयारियां करनी शुरू की इसके लिए, जो भी कॉन्फ्रेंस था उसके लिए इन्होंने अपने आप को तैयार किया। उसी दौरान जब एक बार एक रास्ते से गुजर रही थी, उनको वो साड़ी का दुकान मिला। उस साड़ी के दुकान में सामने जो डिस्प्ले लगा रहता है ना, जो मैनिक्विन को जो कपड़े पहनाए रहते हैं, उसमें से अधिकांश साड़ियां नेवी ब्लू कलर की थी। देख करके इनकी आंखों में चमक आ गई। वापस आकर के इन्होंने उस साड़ी को खरीदा, अपने बजट के हिसाब से एक डायमंड का सेट भी लिया और अब तक लैपटॉप भी इनके पास आ चुका था। और इस तरीके से जिस पिक्चर को इन्होंने देखा था, एक टाइम फ्लाइट में बैठे बैठे जिस पिक्चर को इन्होंने देखा था, उस सीन को इन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की और इन सबको पूरा करते हुए ये वापस चली गई। इनको जाना था दिल्ली से काठमांडू। अब मजे की बात देखिए कि कैसे आपका ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड काम करता है। यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब आपको अजीब तब लगेगा कि जब वो वहां एयरपोर्ट पे पहुंची और वहां पर जाने के बाद से जब वो फ्लाइट के अंदर गई, तो वहां पर उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली सेम उसी तरीके की एक लेडी ब्लू साड़ी में, नेकलेस पहने हुए, जो इन्होंने देखा था पिक्चर में, फोटो में जो देखा था, वो नेकलेस पहने हुए, हाथ में लैपटॉप बैग लिए हुए वहां पर खड़ी है। क्या कोइंसिडेंस है? इट साउंड्स लाइक इम्पॉसिबल, इट साउंड्स लाइक मिरेकल। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये सच है। आप अपने दिमाग से जब किसी चीज को पूरी अच्छी तरीके से सोच लेते हैं, जब उसको विजुअलाइज कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद से पूरी कायनात उसको पाने में, आपको दिलाने में लग जाती है और धीरे धीरे वो सच हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे बताने का जो मकसद है कि आपको अपने दिमाग को ट्यून करना होता है। अब यहाँ पर जो एक छोटी सी चीज जो आपने रख ली कि मैं तब तक ब्लू साड़ी नहीं पहनूंगी जब तक कि मैं इस चीज को हासिल ना कर लूं। उसी तरीके से आपको अपने लाइफ में अगर कुछ हासिल करना है, जैसे आपने डिसाइड किया है कि मुझे अपने लाइफ में ये गोल हासिल करना है, इस लक्ष्य को हासिल करना है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई भी एक वैसी चीज, कोई इतनी बड़ी चीज मत रख लीजिएगा जिसको कि आप छोड़ ही ना पाए। एक छोटी सी चीज जो आपको लगता है कि ठीक है, कोई आपका फेवरेट कलर है या कोई भी, वो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या कर सकते हैं कि ये मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे इस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। लेकिन चूंकि आपको पसंद है तो बार बार आप उधर जाना चाहेंगे, बार बार आप उसको अचीव करना, बार बार आप उसको, सपोज कि आपको पसंद है येलो कलर का शर्ट, अब आपको येलो कलर का शर्ट पहनना है। जब शर्ट के ऊपर जब आपका हाथ जाएगा, याद आएगा आपको, नहीं अभी नहीं, ये शर्ट तो मैं तब पहनूंगा जब मैं उस टारगेट को अचीव करूंगा। तो ये अनकॉन्शियसली आपको बार बार रिमाइंड करता रहेगा, आपको बताता रहेगा कि नहीं, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, मुझे यहाँ पर पहुंचना है। जब ये सारी बातें होती रहेंगी तो धीरे धीरे आपका दिमाग ये मानना शुरू कर देगा कि मुझे जो चाहिए, यानी जो मेरा पसंदीदा है, मुझे जो चाहिए, अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे पहले इस चीज को हासिल करना पड़ेगा जो टारगेट मेरे सामने रखा हुआ है। यानी कि आपको अपने दिमाग को थोड़ा ट्रिक करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि देखो भाई, मिलेगा, जल्दी मिलेगा, बस तुम उसको हासिल कर लो, तुमको ये मिल जाएगा। हम बच्चे को बोलते हैं ना, देखो तुम होमवर्क कर लो, हम तुमको एक टॉफी देंगे। तो उसको पता है वो होमवर्क करने के लिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको टॉफी मिलने वाली है। तो आपको सामने एक कोई टॉफी रखना पड़ेगा। ये टॉफी आपके इस अचीवमेंट के रूप में होगा। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए सामने में उस चीज को अपने सामने रख दिया, उसको देखते रहिए, देखते। और ये जो चीजें होनी चाहिए ना, सिर्फ बोलने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये दिल से ये आनी चाहिए, ये अंदर से आवाज आनी चाहिए और आपके अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे ये चीज हासिल करना है। दो स्टोरीज जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके इच्छा शक्ति, आपके अवचेतन मन और चेतन मन,
कॉन्शियस माइंड को आप कैसे टेम कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए। एक और आखिरी स्टोरी मैं ऐड करना चाहूंगा। ये स्टोरी तो है, वैसे तो मैथोलॉजिकल है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मेरे दिल के करीब है। मुझे लगता है कि शायद मैं पहले किसी सेशन में शेयर कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं एक बार यहाँ पर आपके बीच में लाना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कहानी ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ऐसा एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि एक बार की बात है कि एक चोर कहीं चोरी करने जा रहा था, और ऑब्वियस सी बात है कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनको पूजा पाठ या ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं होता है, उनको पसंद नहीं होता है। तो जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते में कहीं पर एक पंडित जी प्रवचन करते हुए नजर आ गए। ऑब्वियस सी बात है उसको ये सारी बातें सुननी नहीं थी, उसको प्रवचन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो क्यों सुने भला। लेकिन विधान बोलिए कि इसको बोलते हैं विधि का विधान, या फिर होनी बोलिए कि हुआ क्या कि जब वो उस रास्ते में पहुंचा जहां पर वो प्रवचन चल रहा था, उसी दौरान रास्ते में कहीं उसके पैर में एक कांटा चुभ गया और वो बैठ करके वो कांटा निकालने लगा। उस कांटा को निकालने के दौरान जो भी उसको 5-7 मिनट या 10 मिनट का समय लगा, उस दौरान पंडित जी जो बातें कर रहे थे, अब कान में आवाज जा रही है, वो सुन रहा था। उस समय पंडित जी व्याख्यान कर रहे थे कृष्ण मुरारी का, कृष्ण भगवान का, कि वो वृंदावन में कैसे बैठे हुए हैं, मुरली बजा रहे हैं, और उस समय उनका श्रृंगार क्या है, कैसे वो आभूषणों से सुसज्जित हैं, लदे हुए हैं, स्वर्ण आभूषण और वो हीरे जवाहरात गहने ये सब कुछ पूरे पहने हुए हैं और पहन करके वहां पर हैं। अब सुन कौन रहा है? एक चोर। चोर को इसमें क्या बात समझ में आई? गहने, हीरे जवाहरात। बोले अच्छा ऐसा भी कोई है क्या जो इतना सब कुछ पहने हुए है, ऐसा ऐसा है? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वृंदावन है, यहाँ से इतने कोस दूर, या ऐसा कुछ उन्होंने डिस्टेंस बताया कि इतने कोस इस दिशा में सीधे चलते चले जाओ, वहां जाओगे तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे और वो वृंदावन में बैठ करके मुरली बजा रहे हैं और इस तरीके से आभूषणों से सुसज्जित है। जिसके दिमाग में ये बात समझ में आ गई। अब इसको दो बात पता थी कि पंडित जी हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर ऐसा कोई है, एक बार मैं चोरी कर लूंगा, इनको लूट लूंगा, जिंदगी भर का टेंशन खत्म, ये बार बार चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बंदा अपने पैर से वो कांटा निकाला, थोड़ा ठीक हुआ और चल पड़ा उस दिशा में जिस दिशा में पंडित जी बताए थे। चलता गया चलता गया, रास्ते में पेड़, पहाड़, नाले, नदियां, सब कुछ, सारी बाधाएं आती रही। और फिर भी इसके मन में बस एक ही बात थी कि मुझे वहां तक पहुंचना है, उस इंसान तक पहुंचना है, या उस एंटिटी तक पहुंचना है जो इतने सारे आभूषणों से लदा हुआ है। मुझे बस उसको लूटना है और मेरी जिंदगी सेट। बस इस इच्छा शक्ति के साथ वो बढ़ता चला गया। पैर लहूलुहान, बिल्कुल थका हारा, लेकिन फिर भी वो कहीं भी रुका नहीं, वो चलता गया। और जैसा इन्होंने उस कथा में बताया था, जो डिस्क्रिप्शन दिया था कि वृंदावन कैसा दिखता है, कैसा होगा, कदम के पेड़ होंगे, ये सब कुछ होगा, वो वहां चला गया। जब वह पहुंचता है, पहुंचने के बाद इधर उधर देखता है, चिल्लाता है, कहाँ हो, कहाँ छुपे हुए, बाहर निकलो, मैं आया हूं तुमसे मिलने के लिए। अब ऊपर वाले की लीला, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। आ गए सामने मुस्कुराते हुए। अच्छा, पंडित जी ने जो कहा था बिल्कुल वैसे ही हो, गहनों से लदे हुए हो, डर नहीं लगता तुमको? इतने सारे गहने पहन के घूम रहे हो, चलो उतारो सब। और प्रभु हैं, उसको उनको क्या मतलब इन सब बातों से मतलब है, बट फिर भी देखिए लीला, इसी को तो लीला बोलते हैं ना, लीला चल रही है। मुस्कुराते हुए उन्होंने एक एक करके अपने सारे गहने जो थे उतार करके इस चोर को दे दिया। चोर बहुत खुश, लगे चलो ठीक है, अच्छे इंसान लगते हो, थोड़ा सा छोड़ देता हूँ। और इस तरीके से खुशी खुशी ये चोर वहां से सारे गहने, स्वर्ण आभूषण और हीरे जवाहरात इकट्ठा करके खुशी के मारे नाचता हुआ, झूमता हुआ वहां से वो चल पड़ा। वापस पहुंचने के बाद से फिर उसको एक दिन बाद वहां पर वो पंडित जी नजर आए जो प्रवचन कर रहे थे। वो पंडित जी के पास गया और उनको प्रणाम किया, बोला कि पंडित जी देखिए, जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसा वैसा ही हुआ है, और इसमें आपकी भी हिस्सेदारी बनती है। मैं चूंकि ईमानदार चोर हूँ, इसमें आपकी भी हिस्सेदारी बनती है, ये आपका भी कुछ हिस्सा रहा, मैं आपको देता हूँ। पंडित जी बिल्कुल भौचक्के, ये क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कब बता दिया, क्या बातें हुई? अब इस चोर ने सारी बातों को फिर से उनको नरेट किया कि कैसे वो उनकी कहानी को सुना, कैसे वो आगे गया, कैसे उनको वो भगवान श्री कृष्ण मिले जिनसे वो सब चीज लेकर के आया। पंडित जी को तो इस बात पर यकीन ही ना हो, क्योंकि वो तो बस कथा बोल रहे थे ना, उनको थोड़ी पता था कि ये सब सच में ऐसा होता है। ऑब्वियसली
देखिए जैसे मैंने शुरू में बता दिया, ये एक मैथोलॉजी है, इसका रियलिटी से, सच्चाई से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी इसके अंदर का जो लेसन छुपा हुआ है वो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। अब ये पंडित जी मानने को तैयार नहीं कि हाँ जी ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं तभी मानूंगा जब मुझे सच में तुम एक बार उनसे दर्शन करा दो। उनके दर्शन को मेरी पूरी जिंदगी मैं पूजा करता रहा, पाठ करता रहा, और मुझे वो नहीं मिले और तुम चोर को वो नजर आ गए, ऐसा कैसे संभव? चलो मुझे दिखाओ। अब फिर से ही बोला चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ। उनको लेकर के वो आगे बढ़ा उसी रास्ते से। चोर के लिए तो वो रास्ता कॉमन हो चुका था, लेकिन पंडित जी का बुरा हाल, बिल्कुल फटे हाल, त्रस्त स्थिति में। खैर किसी तरीके से करते 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 वहां तक वृंदावन पहुंचे, और पहुंचने के बाद से फिर वहां जब जा करके देखे कि देखो बैठे हुए हैं वहां पर डाल पर बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं, देखो बंसी बजा रहे हैं। अब इस चोर को नजर आए, पंडित जी को नजर ही नहीं आए। नजर भी कैसे आते? भगवान या प्रभु या फिर जो भी अल्लाह ईश्वर जिसको भी आप जानते हैं या मानते हैं, वो उन्हीं को नजर आ सकते हैं जिनकी उनमें आस्था हो, जिनकी उनमें अटूट आस्था हो, दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास हो। चोर का क्या था? दृढ़ संकल्प था कि मुझे तो बस लूटना है। भले ही गलत नियत थी, लेकिन उसका ये जो इंटेंशन था वो क्लियर था कि मुझे क्या चाहिए। तो फिर जब वहां चला गया, पंडित जी को नजर नहीं आ रहा है, चोर को नजर आ रहा है। फिर बाद में बोला, अरे मजाक क्यों कर रहे हो यार, एक बार सामने तो आ जाओ, पंडित जी देख लें। और फिर धीरे धीरे उनको पंडित जी ने कहा, सॉरी ये चोर ने कहा कि इसको बात समझ में आने लगी, कुछ तो लोचा जरूर है कि मुझे नजर आ रहे हैं ये भाई साहब, पंडित जी को नजर नहीं आ रहे हैं, तो कुछ तो किया जाए। फिर उनको लगा कि कुछ एक्स्ट्रा पावर है इनके पास, तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ा। चोर ने उस भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ा, बोला कि प्रभु जो भी है आप एक बार इनको दर्शन दे दीजिए, नहीं तो मैं झूठा कहलाऊंगा कि ऐसा कुछ होता है। तो एक हल्की सी झलक वहां पर हुई, और उस पंडित जी ने भी देखा, उनके दर्शन किए, और इस तरीके से फिर दोनों संत बन गए, और फिर जिंदगी की कहानी यहाँ से खत्म होती है। दोस्तों ये जो कहानी मैंने आपको बताया, उस कहानी के पीछे का जो मेन मकसद था वो ये कि जब आप किसी चीज को बिल्कुल शिद्दत के साथ चाहने लगते हैं ना, तो आपको रास्ते में आने वाली बाधाएं नजर नहीं आती। उसके पीछे जितनी भी परेशानियां हो जाए, चाहे जो कुछ आ जाए, आपके पास सिर्फ एक ही चीज होता है कि मुझे बस इस लक्ष्य को हासिल करना है। और परेशानियां होंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होंगी, रास्ते में बिल्कुल सब कुछ वैसा ही रहेगा। आपको बस वो परेशानियां नजर आनी बंद हो जाती हैं। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस टारगेट पे होता है जो आपको अचीव करना है। ये जो 3 कहानियां मैंने आपको सुनाई, तीनों कहानियों के पीछे का बस एकमात्र मकसद था कि आप अपने फोकस, अपने टारगेट, अपने इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करें कि आपको आखिर आपको चाहिए क्या। बाकी जितनी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें, परेशानियां रहेंगी, जो हम लोग परेशानियों के बारे में बात करते हैं ना कि ये चैलेंजेस आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारे चैलेंजेस रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ है। दुनिया का हर वो इंसान जो काम कर रहा है, जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में है या किसी और इंडस्ट्री में है, उन सबको इन परेशानियों को झेलना पड़ता है। उन परेशानियों से बाहर निकलते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए हमको कैसे आगे बढ़ना है और सफलता को हासिल करना है, ये देखने की जरूरत है। हमारे ही बीच से लोग सफल तो हो ही रहे हैं ना, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। दोस्तों आज का मेरा मकसद यही था कि आपको बताना और समझाना कि हम जो कर रहे हैं या हम जो चाहते हैं करना, हम जो अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए अपने दिमाग को समझाना होगा, अपने दिमाग के साथ एक कोऑर्डिनेशन करना होगा, उसके साथ बैठ के बातें करनी होंगी, और अंदर और बाहर दोनों के साथ एक कोऑर्डिनेशन करना होगा, तभी जाकर के हमको ये सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से आपका आभार, अभिनंदन। बस ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच कुछ नया लेकर